इसमें बुरा क्या है? एक जवान लड़की का खूबसूरत होना क्या गुनाह है? एक जवान लड़की का खूबसूरत होना उसके लिए इतना घातक भी हो सकता है, और अगर वह दलित हो तो कोड़ में खाद जैसी हालत हो जाती है। आज बेला इस बात को शिद्दत से महसूस कर रही थी। बॉस के चैम्बर से निकलते निकलते उसकी आंखें भर गई थी। भरी आंखों को स्टाफ से चुराती बेला सीधे वॉशरूम में गई और फूट फूट कर रोने लगी। जी भर रो लेने के बाद वह अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। उसने अपने चेहरे को धोया और एक नकली मुस्कान अपने होठों पर चिपका कर अपनी सीट पर बैठ गई। बेला टेबल पर रखी फाइलें उलटने पलटने लगी, फिर उसका एक कंप्यूटर चालू कर ईमेल चेक करने लगी। मगर दिमाग था कि किसी एक जगह ठहरने का नाम ही नहीं ले रहा था। रह रह कर बॉस के साथ कुछ देर पहले हुई बातचीत पर जाकर रुक जा रहा था। तभी बेला का मोबाइल फ़ोन बज उठा। देखा तो रमेश का मैसेज था। लिखा था, क्या सोचा है तुमने आज रात के लिए? बेला तिलमिला उठी। सोचा, हिम्मत कैसे हुई इसकी मुझे इस तरह की वाहियात प्रस्ताव देने की? कैसी नीच सोच है इसकी। रसोई घर और पूजा घर में घुसने पर दलित होना आड़े हाथ आ जाता है, मगर बिस्तर पर ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। मगर यह कोई नई बात तो है नहीं, यह तो सदियों से होता आया है। और बेला के साथ भी बचपन से ही बिस्तर पर आते आते मर्द औरत में सिर्फ एक ही रिश्ता बचता है, और वह है देह का। बेला अपने आप से तर्क करते हुए तकरीबन 6 महीने पहले के उस रविवार पर पहुंच गई, जब वह अपने बॉस रमेश के घर उसकी पत्नी को देखने गई थी। बॉस की 3 महीने से पेट से हुई पत्नी सीमा सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और खून बहने लगा था। तुरंत डॉक्टरी मदद मिलने से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ था, मगर डॉक्टर ने सीमा को बिस्तर पर ही आराम करने की सलाह दी थी। इसलिए बेला उस दिन सीमा से मिलने उसके घर चली गई थी। रमेश ने बेला के सामने चाय का प्रस्ताव रखा तो वह टाल नहीं सकी। बॉस को रसोई घर में जाते देख बेला ने कहा, सर आप मैडम के पास बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रमेश ने सीमा की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों में इशारा करते हुए उनकी तरफ इनकार से सिर हिलाया था, जिसे बेला ने महसूस कर लिया था। खैर, उसने अनजान बनने का नाटक किया और चाय रमेश ही बना कर लाए। बाद में बेला ने यह भी देखा कि रमेश ने उसका चाय का जूठा कप अलग रखा था। हालांकि दूसरे ही दिन दफ्तर में रमेश ने बेला से माफ़ी मांग ली थी। उसके बाद धीरे धीरे रमेश ने उससे नज़दीकियां बढ़ानी भी शुरू कर दी थी, जिनका मतलब अब बेला अच्छी तरह से समझने लगी थी। उन्हीं निकटताओं की आड़ लेकर आज रमेश ने उसे बड़ी बेशर्मी से रात में अपने घर बुलाया था, क्योंकि सीमा अपनी डिलीवरी के लिए पिछले 1 महीने से मायके में थी। क्या बिस्तर पर उसका दलित होना आड़े नहीं आएगा? क्या अब उसे छूने से बॉस का धर्म खराब नहीं होगा? बेला जितना ज़्यादा सोचती उतनी ही बरसों से मन में सुलगने वाली आग और भी भड़क उठती। सिर्फ रमेश ही क्यों, स्कूल कॉलेज से लेकर आज तक न जाने कितने ही रमेश आए बेला की ज़िंदगी में, जिन्होंने उसे केवल एक ही पैमाने पर रखा था, और वह थी उसकी देह। उसकी काबिलियत को दलित आरक्षण के नीचे कुचल दिया गया था। बेला की यादों में अचानक गांव वाले स्कूल मास्टर जी कौंध गए। उन दिनों वह 6ठी जमात में पढ़ती थी। 5वीं जमात में वह अपनी क्लास में अव्वल आई थी। बेला खुशी खुशी मिठाई लेकर स्कूल में मास्टर जी को खिलाने ले गई थी। मास्टर जी ने मिठाई खाना तो दूर, उसे छूना तक नहीं, वहाँ टेबल पर रख दो कहकर उसे वापस भेज दिया था। बेला तब बेइज्जती से गड़ गई थी। तब जब क्लास के बच्चे हंस पड़े थे, बेला चुपचाप वहाँ से निकल आई थी, मगर दूसरे ही दिन मास्टर जी ने उसे स्कूल की साफ सफाई में मदद करने के बहाने रोक लिया था। बेला अपनी क्लास में खड़ी अभी सोच ही रही थी कि शुरुआत कहाँ से की जाए, तभी अचानक मास्टर जी ने पीछे से आकर उसे दबोच लिया। बेला धीरे से बोली, मास्टर जी मैं बेला हूँ। जानता हूँ तू बेला है, तो क्या हुआ? मास्टर जी कह रहे थे, मगर आप मुझे छू रहे हैं, मैं दलित हूँ। बेला गिड़गिड़ाई थी। इस वक्त तुम सिर्फ एक लड़की का शरीर हो, शरीर का कोई जात धर्म नहीं होता। कहते हुए मास्टर जी ने उसका मुंह अपने होठों से बंद कर दिया था और छटपटाती हुई उस मासूम कली को मसल डाला था।
बेला उस दिन आंसू बहाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकी थी। बरसों पुरानी यह घटना आज जेहन में आते ही बेला का पूरा शरीर झंझना उठा। वह दफ्तर के एयर कंडीशन चैम्बर्स से भी पसीने से नहा उठी थी। स्कूल में जब बेला कॉलेज में आई तब यह भी सिलसिला कहाँ रुकने वाला था। उसका सबसे पहला विरोध तो गांव की पंचायत ने किया था। पंचायत ने उसके पिता को बुलाकर धमकाया था। भला बेला कैसे शहर जाकर कॉलेज में पढ़ सकती है? जो पढ़ना है यहीं रहकर पढ़े। वैसे भी अब लड़की सयानी हो गई है, इसके हाथ पीले करो और गंगा नहाओ। पंचों के सलाह दी तो बेला के पिता अपना सा मुँह लेकर लौट गए। उस दोपहर जब बेला अपने पिता को खेत में खाना देने जा रही थी तब रास्ते में सरपंच के बेटे ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा था, बेला तेरे शहर जाकर पढ़ने की इच्छा मैं पूरी करवा सकता हूँ, बस तू मेरी इच्छा पूरी कर दे। बेला बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छुड़ा पाई थी। तब उसने पिता के सामने आगे पढ़ने की जिद की और ऊंची पढ़ाई से मिलने वाले फ़ायदे गिनाए। बेटी की बात पिता को समझ आ गई और पंचायत के विरोध के बावजूद उन्होंने उसका दाखिला कस्बे के महिला कॉलेज में करवा दिया और वहीं उनके लिए बने हॉस्टल में उसे जगह भी मिल गई थी। हालांकि इसके बाद उन्हें पंचायत की नाराज़गी भी झेलनी पड़ी थी, मगर बेटी की खुशी की खातिर उन्होंने सब सहन कर लिया था। शहर में भी हॉस्टल के वार्डन से लेकर कॉलेज के क्लर्क तक सब ने उसका शोषण करने की कोशिश की थी। हालांकि उसे छूने और भोगने की उनकी मंशा कभी पूरी नहीं हुई थी, मगर निगाहों से भी बलात्कार किया जाता है, इस कहावत का मतलब अब बेला को अच्छी तरह समझ आने लगा था। फाइनल प्रैक्टिकल में प्रोफेसर द्वारा अच्छे नंबर देने का लालच भी उसे कई बार दिया गया था। उसके इनकार करने पर उसे ताने सुनने पड़े थे। इन्हें नंबरों की क्या ज़रूरत है, ये तो पढ़े या ना पढ़े, सरकारी सुविधाएं इनके लिए तो है ही। ऐसी बातें सुन बेला तिलमिला जाती थी। उसकी सारी काबिलियत पर एक झटके में पानी फेर दिया जाता था, मगर बेला ने हार नहीं मानी थी। अपनी काबिलियत के दम पर उसने सरकारी नौकरी हासिल की थी। पहली बार जब बेला अपने दफ्तर में गई तो उसने देखा कि उसका पूरा स्टाफ एक साथ लंच कर रहा है, मगर उसे किसी ने नहीं बुलाया था। बेला ने स्टाफ के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिहाज से एक बार तो खुद ही उनकी तरफ कदम बढ़ाए, मगर फिर अचानक कुछ याद आते हुए उसके कदम रुक गए थे। बेला के शक को हकीकत में बदल दिया था उसके दफ्तर के चपरासी ने। वह नादान नहीं थी जो समझ नहीं सकती थी। उसके चपरासी ने उसे पानी डिस्पोजल गिलास में देना शुरू क्यों किया था? क्या क्या याद करे बेला, इतनी सारी कड़वी यादें थी उसके इस छोटे से सफ़र में, जिन्हें भूलना उसके लिए नामुमकिन सी था। मगर अब उसने ठान लिया था कि वह अब और सहन नहीं करेगी। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देगी और दुनिया को दिखा देगी कि उसमें कितनी काबिलियत है। अब वह सिर्फ प्राइवेट नौकरी ही करेगी, और वह भी बिना किसी की सिफारिश या मदद के। बेला के इस फैसले को बचकाना फैसला बताते हुए उसके पिता ने बहुत खिलाफत की थी। उनका कहना भी सही था कि अगर दलित होने के नाते से सरकार हमें कोई सुविधा देती है तो इसमें इतना असहज होने की क्या ज़रूरत है, हम अपना हक ही तो ले रहे हैं। मगर बेला ने किसी की नहीं सुनी और सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बेला को ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी थी। उसका आकर्षक बायोडाटा देखकर इस कंपनी ने उसे अच्छे सालाना पैकेज पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट ऑफर की थी। रमेश यहाँ मैनेजर थे, वहीं के साथ रहकर बेला को कंपनी का काम सीखना था और वह काम सीखना चालू कर दी थी। शुरू में तो रमेश का बर्ताव बेला के लिए अच्छा रहा था, मगर जब से उन्होंने कंपनी में उसकी पर्सनल फाइल देखी थी तभी से उनका नज़रिया बदल गया था। पहले तो वह समझ नहीं सकी थी, मगर जब उनके घर जाकर आई थी तभी से उसे रमेश के बदले हुए रवैये की वजह समझ में आने लगी थी। औरत के शरीर की चाह मर्द से कुछ भी करवा सकती है, यह सोचकर अब बेला की निगाहों में और भी ज़्यादा मजबूत हो चली थी। पत्नी से जिस्मानी दूरियां रमेश
से सहन नहीं हो रही थी। ऐसे में बेला ही उसे आसानी से मिलने वाली चीज़ लगी थी। बेला का साल भर का प्रमोशन पीरियड बिना रमेश के अच्छे नोट के क्लियर नहीं हो सकता और इसी बात का फ़ायदा रमेश उठाना चाहता था। जब यहाँ भी काबिलियत की पूछ नहीं है तो सरकारी नौकरी कहाँ बुरी थी। कम से कम इस तरह के समझौते तो नहीं करने पड़ते थे। वहाँ नौकरी छूटने का मानसिक दबाव तो नहीं झेलना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ और अफसरों की अनदेखी ही झेलनी पड़ेगी। वह तो हम आज तक झेलते ही आए हैं, इसमें नई बात क्या होगी। वैसे भी जब आम सोच यही है, दलितों को सरकारी नौकरी उनकी काबिलियत के नहीं बल्कि आरक्षण के चलते मिलती है, तो यही सही। इस सोच को बदलने की कोशिश करने में मैंने अपने कीमती 2 साल बर्बाद कर दिए। अब और नहीं। यह भी तो हो सकता है कि सरकारी पावर हाथ में होने से मैं अपनी जैसी लड़कियों की मदद कर सकूं। बेला ने अब अपनी सोच को एक नई दिशा दी। इसके बाद बेला ने अपने आंसू पोंछे, आखिरी बार रमेश के चैम्बर की तरफ देखा और इस्तीफा लिखने लगी। धन्यवाद।